25 दिसंबर 1927 का दिन था। महाराष्ट्र में कोंकण के एरिया में महाड नाम के गांव में एक ऐसी घटना हुई जिसका असर आज तक बना हुआ है। इस दिन महाड में हजारों लोगों के सामने एक चिता सजाई गई और पेज बाई पेज मनुस्मृति नाम के ग्रंथ को आग के हवाले कर दिया गया। इतिहास में इस दिन को कहा गया मनुस्मृति दहन दिवस। इस प्रोसेशन को लीड कर रहे थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। अब आपने इस घटना के बारे में जरूर सुना होगा। एक नहीं, तमाम नेता लोग इसके बारे में बताते रहते हैं और हर नेता दलित वोट के नाम पर इसका उपयोग करता है। लेकिन इससे करीब 22 साल बाद एक और घटना हुई जिसके बारे में आपने कम ही सुना होगा। बात है 1949 की। 24 फरवरी 1949 को संविधान सभा में अपने भाषण में अंबेडकर साहब ने अन्य स्मृतियों में मनुस्मृति के महत्व को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया। उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा, 137 स्मृतियों में से याज्ञवल्क्य और मनु उच्चतर मानक के हैं। अंबेडकर ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे मनु की संहिता महिलाओं के उत्तराधिकार के अधिकारों के लिए प्रावधान करती है। उन्होंने कहा कि मनु ने स्पष्ट रूप से कहा है कि बेटियों को विरासत का 1/4 हिस्सा मिलना चाहिए। अब आप कंफ्यूज मत होइए। जब अंबेडकर ने मनुस्मृति को जलाया तो उनके इस काम को सपोर्ट और विरोध दोनों मिला। लेकिन सवाल यह है कि मनुस्मृति को जलाने वाले अंबेडकर ने बाद में उसकी तारीफ क्यों की, और एक ऐसा ग्रंथ जिसमें यत्र पूज्यन्ते नारी रमन्ते तत्र देवता जैसी बातें लिखी हैं, आखिर उस ग्रंथ को अंबेडकर जलाकर साबित क्या कर रहे थे, और आखिर क्यों उन्होंने मनुस्मृति को जलाया? इसके अलावा दूसरा कोई ग्रंथ क्यों नहीं जलाया? क्या अंबेडकर मनुस्मृति से नफरत करते थे या फिर उन्होंने इस किताब को किसी और मकसद से जलाया था? ये सारी बातें आपको इस वीडियो में पता चलेंगी। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि हम ऐतिहासिक रूप से इस बेहद कंट्रोवर्शियल घटना को देखेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं HDFC का ये स्विगी क्रेडिट कार्ड। इस क्रेडिट कार्ड की खासियत ये है कि आप इस क्रेडिट कार्ड से 10% कैशबैक पा सकते हैं स्विगी पर और 5% हर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर। इसके साथ ही ये कार्ड लाइफ टाइम फ्री है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेकआउट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, 26 जनवरी 1950 वो दिन था जब देश की आजादी के करीब 2.5 साल बाद संविधान लागू हुआ। यानी एक किताब से पूरे देश का कानून चलना था। यह धर्म की कोई किताब नहीं थी। इंडिया सेकुलर लाइंस पर चलने के लिए तैयार था। लेकिन सवाल है कि इस कानून के सेंटर में मनुस्मृति कैसे आ गई? तो देखिए, हजारों साल पहले हमारे देश में जब हिंदू राजाओं का रूल था, तब हिंदू राजाओं को गाइड करने के लिए पुरोहित हुआ करते थे और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए कुछ कानूनी किताबें हुआ करती थी। वैदिक काल में इन किताबों को सूत्र और स्मृति कहा जाता था। सूत्रों में धर्म सूत्र थे जिसमें धर्म के पालन की बातें कही गई थी, और वहीं दूसरी तरफ स्मृतियां थी जिनमें कुछ खास इंटेलेक्चुअल व्यक्तियों की लिखी गई स्मृतियां होती थी। वैसे तो करीब 137 के आसपास स्मृति ग्रंथ मौजूद है, लेकिन सबसे ज्यादा महत्व मिलता है मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति को। माना जाता है कि 200 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी के बीच में इन्हें लिखा गया। इसमें भी आगे चलकर मनुस्मृति का रोल बढ़ गया। ये हम आगे जानेंगे कि ये कैसे हुआ था। खैर, वैदिक काल के बाद एक इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड आता है गुप्त काल का, जब हमारे देश में पुराणों का संकलन किया गया और उसके साथ ही कुछ नई लॉ बुक्स को लिखा गया। इन लॉ बुक्स को कहा गया धर्मशास्त्र। इस धर्मशास्त्र में पुराने कानूनों को धर्मशास्त्र के अंदर ला दिया गया। जैसे कि जब संविधान लिखा गया तो पहले से चले आ रहे इंडियन पीनल कोड को, जिसे अंग्रेजों ने बनाया, उसे संविधान के अंदर ला दिया गया। ठीक इसी तरह से मनुस्मृति और धर्मसूत्रों को धर्मशास्त्र के अंदर ला दिया गया। अभी तक आपको समझ आ गया होगा कि बड़े पैमाने पर धर्मशास्त्रों के माध्यम से लॉ एंड ऑर्डर का सिस्टम चलता था। अब हम टाइम में थोड़ी लंबी छलांग लगाएंगे और चलेंगे 18वीं सदी के आखिर के सालों में, साल 1773 में। इस साल वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया जाता है। उन्हें बंगाल पर राज करने के लिए भेजा गया था। लेकिन वॉरेन हेस्टिंग्स के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था। उन्होंने देखा कि भारत में हिंदू और मुसलमान दोनों कम्युनिटीज के अपने अपने कानून हैं और वो उन्हीं कानूनों से अपनी सोसाइटीज को फंक्शन करते हैं। जाहिर है कि इंडिया पर रूल करने के लिए वो कोई बाहरी कानून नहीं थोप सकते थे इंडियंस पर। इसलिए सबसे पहले उन्होंने हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटीज के कानूनों के बारे में पढ़ना शुरू किया। साल 1781 में कलकत्ता मदरसा की स्थापना की गई। इसका पर्पस था हिंदू और मुस्लिम लॉज की स्टडी करना। इसके 3 साल बाद 1784 में अंग्रेजों ने गेंटू लॉ या हिंदू लॉज को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया।
जब ये सब हो रहा था तब एक और शख्स था जो कि इन्हीं चीजों पर काम कर रहा था। इस शख्स का नाम था विलियम जोन्स। विलियम जोन्स एक ब्रिटिश ऑफिसर थे। 1776 में उन्हें कुलुक नाम के ब्राह्मण की मनुस्मृति मिली। यह मनुस्मृति इन्हीं कुलुक ब्राह्मण का वर्जन था। विलियम जोन्स ने फिर इस किताब को ट्रांसलेट किया। 1796 में उन्होंने फाइनली इस किताब के ट्रांसलेशन का काम पूरा कर लिया। तब से लेकर अब तक इसी किताब को लेकर पूरी कंट्रोवर्सी घूमती रहती है। अब यहां से 2 से 3 बातें आपके समझने वाली हैं। पहली, मनुस्मृति एक अकेली लॉ बुक नहीं थी, बल्कि ऐसी कई किताबें हैं जिसमें हिंदुओं के गवर्नेंस की बातें लिखी हुई थी। लेकिन क्योंकि मनुस्मृति को अंग्रेजों ने सबसे पहले ढूंढकर उसे ट्रांसलेट किया, तो उन्होंने इसे ही हिंदू धर्म के कानूनों को डिसाइड करने वाली किताब माना। इसीलिए उन्होंने जो भी कानून बनाए या जो भी नियम लागू किए वो इसी किताब के हिसाब से बनाए। यानी कि मनुस्मृति एकमात्र किताब बन गई जिसके माध्यम से अंग्रेजों ने हिंदुओं के लॉ एंड ऑर्डर की बातें लिखी, पढ़ी और समझी। इसके बाद इस किताब को एस्टैब्लिश करने के लिए अंग्रेजों ने इतिहास में मनुस्मृति में लिखी कई बातों को ढूंढ ढूंढ कर दिखाया। इसे कोरोबोरेशन बोलते हैं। जैसे ये बार बार बताया गया कि देखिए, मनुस्मृति हिंदुओं के लाइफस्टाइल को डिसाइड करने वाली एक कानूनी किताब है। यह भी बताया गया कि वर्ण के आधार पर एक हिंदू की जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, वर्ण के आधार पर समाज में उनकी क्या क्या ड्यूटीज हैं, ये बातें मनुस्मृति बताती है। वैसे तो मनुस्मृति में 12 चैप्टर हैं और करीब 2700 के आसपास श्लोक हैं। इसमें राजा की ड्यूटीज से लेकर महिलाओं के कर्तव्य, अपराधों की सजा और दूसरे पॉलिटिकल बातों का भी जिक्र है। लेकिन इसी मनुस्मृति में चांडालों को लेकर भी कई नियम बताए गए हैं। एग्जाम्पल के लिए, चांडाल सिर्फ शमशान घाट और उसके आसपास के एरिया में रहेंगे, यानी गांव से बाहर रहेंगे। फिर मृत लोगों के शव पर जो कपड़ा है, सिर्फ उसी कपड़े को वो पहन सकेंगे। अगर ऐसे कपड़े नहीं मिलते तो लेदर यानी चमड़ा पहनना होगा। ठीक ऐसे ही खाने के लिए टूटे फूटे कटोरों में ही खाना खाया जा सकता था। इसके साथ ही गांव में घुसने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम दिया जाता था जब गांव वालों की नजर इन पर ना पड़े। इस तरह के कई नियम जो कि डेरोगेटरी सेंस में थे वो लिखे हुए थे इस किताब में। फिर जब अंग्रेजों ने इंडियन हिस्ट्री लिखनी शुरू की तो उन्होंने मनुस्मृति को इतिहास से जोड़ना शुरू किया। उन्होंने मनुस्मृति के कानूनों को सही साबित करने के लिए हिस्ट्री का सहारा लिया। यह काम उन्होंने कैसे किया? तो उन्होंने फाहयान के वर्णों का जिक्र किया जिसमें चांडालों का वर्णन मिलता है। इसके बाद उन्होंने 13वीं सदी में आए अरबी इतिहासकार अल बिरूनी की किताब किताबुल हिंद से भी ऐसा ही जिक्र निकालकर दिखाया। अब इन दोनों लेखकों के जिक्र कितने सही हैं, कितने गलत हैं, वो एक अलग डिबेट है। लेकिन अंग्रेज अपनी कॉलोनियल राइटिंग से ये साबित करने में कामयाब हो गए कि प्राचीन काल में ब्राह्मण ही हिंदू समाज को चलाते थे और मनुस्मृति के हिसाब से चांडालों या जिन्हें बाद में दलित कहा गया, उन्हें हमेशा निचले दर्जे पर रखा जाता था। अब ये बात भी एक अलग डिबेट है कि ऐसा होता था असल में या नहीं। लेकिन यहां पर समझने की बात यह है कि अंग्रेजों ने इस तरह से जो भी कानून बनाए वो कुलुक मनुस्मृति के आधार पर बना दिए और उसी हिसाब से इंडियन सोसाइटी में वर्ण व्यवस्था और भी ज्यादा रिजिड और संकीर्ण होती चली गई। इसकी वजह कुछ ऐसे श्लोक भी थे जो वर्ना सिस्टम को डिफाइन करते थे। एग्जाम्पल के लिए इस किताब में वर्ना सिस्टम को डिवाइन यानी कि ईश्वर द्वारा रचित बताया गया। इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों को द्विज कहा गया है और शूद्रों को सिंगल बर्थ वाला कहकर उन्हें अशुद्ध और वेदों को पढ़ने के लिए अनफिट बताया। दलितों में मनुस्मृति में कहा गया है कि अपने ऊपर के मास्टर्स की सेवा करना उनका पहला काम है। ऐसे ही मनुस्मृति के 11वें अध्याय का श्लोक 135 कहता है कि 100 साल के क्षत्रिय को 10 साल के ब्राह्मण को अपने पिता की तरह ट्रीट करना चाहिए। चौथे चैप्टर के 78 से 81 तक के श्लोक कहते हैं कि शूद्र एजुकेशन पाने के लायक नहीं है। क्योंकि अंग्रेजों ने मनुस्मृति के सहारे हिंदू लॉ एंड ऑर्डर को समझा था, इसलिए मनुस्मृति उन सभी दलित थिंकर्स के लिए जातिवादी शोषण का सिंबल बन गई थी जो दलितों को अधिकार दिलाने की लड़ाई लड़ रहे थे। अगर आपको लगता है कि किताब का विरोध सिर्फ डॉक्टर अंबेडकर ने किया था तो ऐसा नहीं है। ज्योतिबा फुले पहले ऐसे दलित चिंतक थे जिन्होंने सबसे पहले मनुस्मृति के इन थॉट्स को कॉल आउट किया था। आगे चलकर दलित अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाले लगभग सभी आंदोलनकारियों ने मनुस्मृति के श्लोकों का विरोध किया। इस तरह से दलित कम्युनिटी को बराबरी का दर्जा दिलाने के लिए मनुस्मृति एक सिंबल बन गई। इसी कड़ी में डॉक्टर अंबेडकर भी मनुस्मृति के 4 वर्ना सिस्टम का विरोध कर रहे थे। लेकिन इस विरोध का पीक पहुंचता है 1927 में। जो मनुस्मृति दहन दिवस का इंसिडेंट मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था,
उस विरोध के पीछे कई अलग अलग इंसिडेंट शामिल थे जो अंबेडकर को ऐसा कदम उठाने के लिए मजबूर करते हैं। 1927 में बॉम्बे विधान परिषद ने एक रेजोल्यूशन पास किया कि दलित वर्ग के लोगों को उन जगहों का इस्तेमाल करने की इजाजत होनी चाहिए जो सरकार द्वारा बनाई गई है या जिनके अंडर में सरकार के अंडर में मेंटेनेंस है। जनवरी 1924 में महाड, जो कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा था, उसने इस अधिनियम को लागू करने के लिए नगर परिषद में प्रस्ताव पारित किया, लेकिन सवर्ण हिंदुओं के विरोध के कारण इस प्रस्ताव को लागू नहीं किया जा सका। 1927 में जब अंबेडकर को इस बात का पता चला तो इन्होंने इस बात का विरोध करना शुरू किया। उन्होंने सार्वजनिक तालाबों के पानी पीने का आंदोलन चलाया, जिसका सवर्ण हिंदुओं ने विरोध किया। जब अंबेडकर ने टैंक से पानी पिया तो उनके हजारों सपोर्टर्स ने उनका अनुसरण किया, यानी उन्होंने भी टैंक से पानी पिया। लेकिन उनके जाने के बाद सवर्ण हिंदुओं ने तर्क दिया कि अछूत लोग तालाब से पानी लेकर उसे प्रदूषित करते हैं। तालाब को शुद्ध करने के लिए गाय के मूत्र और गोबर का इस्तेमाल किया गया। इन प्रोडक्ट्स को मिक्स करके 108 बर्तनों को तालाब में खाली किया गया और उस दौरान ब्राह्मण मंत्र पढ़ रहे थे तालाब को पवित्र करने के लिए। इस बात को देखते हुए अंबेडकर ने फिर से आंदोलन करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। इसके बाद 25 दिसंबर के दिन अंबेडकर के मार्गदर्शन में सहस्त्रबुद्धि ने विरोध स्वरूप हिंदू कानून की पुस्तक मनुस्मृति को जलाया। यही वो ऐतिहासिक घटना है जिसके बारे में वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था। अंबेडकर ने इस किताब को इसीलिए जलाया क्योंकि तमाम दलित चिंतकों की तरह वो भी इस किताब को दलित अधिकारों का गला घोटने वाली किताब मानते थे। इस किताब को जलाकर उन्होंने सिंबॉलिकली ये कहने की कोशिश की कि किसी भी दलित को 4 वर्ना सिस्टम में फंसने की जरूरत नहीं है। ये एक तरह से एक्सप्लॉयटेटिव मेथड है। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह थी कि अंबेडकर को यह विरोध अंग्रेजों के कानूनों के खिलाफ भी था, क्योंकि उन्होंने मनुस्मृति के कानूनों को लागू करके उसे वैलिडेट किया था। इसीलिए उन्होंने इस किताब को जलाकर यह साबित करने की कोशिश की कि वो 4 वर्ना सिस्टम के आइडिया को रिजेक्ट कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि आप इस तरीके को अपने अपने हिसाब से सही या फिर गलत के खांचे में रख सकते हैं, लेकिन सच ये है कि दुनिया भर में विरोध करने का यही तरीका अपनाया जाता है। शोषण के प्रतीक को खत्म करके उसे रिजेक्ट करने की परंपरा चलती आ रही है। एग्जाम्पल के तौर पर फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान फ्रांसीसियों के बीच शोषण का प्रतीक बेस्टील के जेल को आग के हवाले कर दिया गया। इसलिए भले ही नारी की पूजा करने वाला एक श्लोक मनुस्मृति में मिलता हो, लेकिन उससे कई स्त्री अधिकारों के और दलित अधिकारों के विरोधी श्लोकों को रिजेक्ट करने की कोशिश इस किताब को जलाकर की गई। हिस्टोरियन गेल ओम्वेट अपनी किताब अंबेडकर टुवर्ड्स एन एनलाइटेंड इंडिया में लिखती हैं कि अंबेडकर का मनुस्मृति को जलाना जाति प्रथा के शोषण की नींव को चैलेंज करने के जैसा था। अब आपको ये बात समझ आ गई होगी कि अंबेडकर जी को इस किताब से क्या दिक्कत थी। अंबेडकर ने इस किताब को शोषण के एक सिंबल के तौर पर देखा, जिसने भारतीय समाज में बड़े पैमाने पर असमानता और भेदभाव को बढ़ावा दिया। उन्होंने इसी किताब के जरिए ऐतिहासिक रूप से दलितों के साथ होने वाले भेदभाव को भी रेखांकित किया। लेकिन अब 2 ऐसी बातें हैं जिन्हें जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात तो यह है कि अंबेडकर जी ने जब तक मनुस्मृति नहीं जलाई थी तब तक इसका विरोध बहुत बड़े फ्रंट पर नहीं आया था, ना ही इतिहासकारों ने ऐसी कोई रिसर्च इस किताब पर की थी। लेकिन अंबेडकर के महाड सत्याग्रह के बाद इस किताब पर कई इतिहासकारों ने अपनी राय रखी और मनुस्मृति फोर फ्रंट पर आ गई। जैसे सबसे पहले महात्मा गांधी ने तो यह माना कि मनुस्मृति धर्मशास्त्र का हिस्सा है, लेकिन क्योंकि यह वर्जन ओरिजिनल नहीं है इसलिए इसे सही वर्जन नहीं माना जा सकता। मतलब ये नहीं कहा जा सकता कि यही असली मनुस्मृति में भी लिखा होगा। ठीक ऐसे ही नेशनलिस्ट हिस्टोरियन आरसी मजूमदार भी यही बात करते हैं। उनके हिसाब से यह असली मनुस्मृति नहीं है। दूसरी तरफ मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन सतीश चंद्रा इस किताब को लेकर आर्गुमेंट देते हैं कि आज के टाइम पर 50 से भी ज्यादा मनुस्मृति के वर्जन हैं। इसलिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि किस वर्जन को सही माना जाए। इस तरह से कुलुक मनुस्मृति जिसके आधार पर ये पूरी डिबेट चलती है उसे ही गलत ठहराने की बातें चलती हैं। लेकिन अंबेडकर इस जगह पर मानते हैं कि मनुस्मृति ही वो किताब है जिसमें मौजूद जातिगत भेद के चलते दलितों को उनके अधिकारों से दूर रखा गया। अब यहाँ पर एक दूसरी और आखिरी बात जो आपको देखनी होगी वो ये है कि अंबेडकर इस किताब से पूरी तरह से नफरत नहीं करते थे, बल्कि उनके कामों को आप पढ़ें तो पता चलेगा कि अंबेडकर को मनुस्मृति की बहुत गहरी समझ थी। वो इस किताब को ब्लैक और व्हाइट की जगह पर इसके ग्रे एरिया को भी देख रहे थे, जिसे अक्सर उनके सपोर्टर और विरोधी दोनों ही नजरअंदाज कर देते हैं। देखिए, कॉम्प्रिहेंसिवली अंबेडकर ने मनुस्मृति के आइडिया ऑफ ऑपरेशन को रिजेक्ट किया,
लेकिन इसके साथ ही उन्होंने मनुस्मृति में मौजूद महिलाओं के इनहेरिटेंस के अधिकारों की तारीफ भी की। 24 फरवरी 1949 को संविधान सभा में अपने भाषण में अंबेडकर ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे मनु की संहिता महिलाओं के उत्तराधिकार के लिए प्रावधान करती है। उन्होंने कहा कि मनु ने स्पष्ट रूप से कहा है कि बेटियों को विरासत का 1/4 हिस्सा मिलना चाहिए। इस तरह से अंबेडकर मनुस्मृति को एक शोषण के तौर पर तो देख रहे थे, तो इसमें अच्छी बातों को भी वो देख रहे थे। इसीलिए मैंने कहा कि अंबेडकर मनुस्मृति से नफरत नहीं करते थे। उन्हें उस कास्ट के एस्पेक्ट पर दिक्कत थी, उस इनइक्वालिटी के थॉट पर दिक्कत थी, जिसकी वजह से दलित पिछड़ते जा रहे थे या जिसकी वजह से ऐतिहासिक रूप से दलितों का शोषण हुआ। तो दोस्तों, ये है पूरी डिबेट मनुस्मृति को लेकर। इसमें और भी डिटेल में बातें हो सकती हैं। तब तक के लिए आप बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। आप कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।